साल था 2018। बाड़मेर के एक संत पोखरण में विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। करीब 863 वोटों से उनकी हार होती है, लेकिन उनकी हार के बाद में जो संपूर्ण पश्चिम राजस्थान में लोगों को दुख होता है। संत थे महंत प्रतापपुरी। आज हमारे साथ है महंत प्रतापपुरी। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपने हमें अपना मूल्य समय निकालकर हमें दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। हमारा समय है वो हमारा है ही नहीं, क्योंकि संत का समय स्वयं के लिए होता ही नहीं है, वो परमार्थ के लिए होता है। तो मैं कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ कि आपको समय दे रहा हूँ या क्षेत्र में दे रहा हूँ, मेरा कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ। सर, किस तरीके से परिभाषित किया जाए, संत या फिर एक नेता? संत और नेता शब्दों में फर्क हो सकता है, पर संत का कर्तव्य वही बनता है और एक स्वच्छ छवि के नेता का भी कर्तव्य वही बनता है। तो समाज के लिए चिंतन करें, राष्ट्र के लिए चिंतन करें और अपने को समर्पण करें राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। संत का भी परमार्थ का जीव होता है और जो स्वच्छ छवि और आदर्श नेता है उनका भी जीवन परमार्थ के लिए होता है, सेवा के लिए होता है। तो ये दोनों अलग नहीं है, एक ही रूप है, शब्दों में फर्क हो सकता है। तो जीवन में ध्येय दोनों का एक है कि हमें सेवा करनी है, परमार्थ की करनी है। भगवान बुद्ध को जब सत्य प्राप्त हुआ तो उन्होंने घर बार छोड़ दिया था और जंगल में चले गए थे। एक संत की तरह उन्होंने अपने जीवन को, बाकी जीवन को व्यतीत किया। अब आप संत से राजनीति में आए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, समय और परिस्थिति संतों से अलग अलग अपनी भूमिका निभाती है। भगवान बुद्ध को स्वयं को जब बाल अवस्था में थे तो उनको सत्य की खोज में निकलना था। सिद्धार्थ से बुद्ध बने, बौद्ध हुआ और वो फिर उस समय की जो परिस्थिति थी उस अनुसार अपने जीवन को जिया। आप बंदा बैरागी का भी उदाहरण दे दीजिए। बंदा बैरागी जी वैराग्य प्राप्त करके जंगलों में माला लेके चले गए थे, पर तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको पुनः उनके अस्तित्व को आकर्षित किया और उनको प्रेरित किया कि आपको इस समय माला नहीं, आपको यहाँ क्षेत्र में आकर के समाज के लिए काम करने। जो आए स्वामी विवेकानंद जी का समय था तो केवल वो मठों में बैठ करके उन्होंने भजन नहीं किया, वो विदेश, देश, दुनिया में जाकर के धर्म और राष्ट्र के प्रचार में लगे। स्वामी दयानंद जी का कार्यकाल था, उन्होंने अपना एक अलग किया। अब वर्तमान हमारा कार्यकाल है, हम लोगों को अपनी भूमिका इस समय राष्ट्र और धर्म के लिए क्या निभानी चाहिए, वो परिस्थिति के अनुसार हमें करना चाहिए। समय काल परिस्थिति का संत का एक ही उद्देश्य रहता है कि हम अपने जीवन को परमार्थ के लिए, हमारा भजन करना में व्यक्ति से कभी बंद होगा नहीं। आप दिन करो, रात करो, कभी भी करो, भजन थोड़ा ही बना होता है। भजन तो किसी भी परिस्थिति में कर सकते हो, परंतु सेवा तो आप स्वयं जाकर के क्षेत्र में उतरते हो, जिस जगह वहीं जाकर के सेवा करनी पड़ेगी आपको। ये सेवा का विषय है, राजनीति में कोई चाहना का विषय ही नहीं है। या तो सेवा के विषय से पहले भी आए हैं और राजाओं महाराजाओं के कार्यकाल में भी जब उनसे राज सत्ता में कहीं शिथिलता आती थी तो संत आकर के उनको ज्ञान भी देते थे और संभालते भी थे, साथ भी देते थे। हम उनसे चिपकते नहीं है इस चीज से, हम केवल मात्र अपनी भूमिका निभा रहे हैं कि हमारा कर्तव्य का लोग, हमारा सत्ता का लोग नहीं है, हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। इस समय देश और धर्म राष्ट्र को हमारी भूमिका किस रूप से देनी चाहिए, वो केवल मात्र हमारी पुष्पांजलि है। 4.5 सालों में सर आप इस क्षेत्र में लगातार एक्टिव रहे हैं। कहीं भी विपक्ष के तौर में अगर देखा जाए तो महंत प्रतापपुरी हमेशा ही लोगों की आवाज बनकर सामने आए हैं। क्या लगता है आप इन 4.5 सालों में कितना लोगों से कनेक्ट कर पाए हैं? जो पिछली बार की जो कमियां रह गई थी वो इस बार वो कमियां कितनी पूरी होती दिख रही है? पोखरण क्षेत्र में राजनीतिक जीवन में मेरा पहला कदम था। पोखरण से आने से पहले मैं राजनीतिक रचना के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। जो राजनीतिक रचना होती, बूथ, मंडल, ब्लॉक, उसके नाम भी नहीं सुने थे। मेरा जोग सहयोग कहो या प्रारब्ध कहो, और कहीं कहीं एक विषय था, मन में भाव था, तो उसके निमित्त मेरे प्रारब्ध को यहाँ ला करके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मुझे आना पड़ा। जब मैं आया था तो उस समय मेरा अनुभव भी नहीं था राजनीतिक, और क्षेत्र से भी मैं बिल्कुल अनभिज्ञ था, परंतु एक ध्येय और उद्देश्य मेरा पवित्र था कि मुझे इस माध्यम से भी मेरे से बनती है तो मैं सेवा करने का जरूर संकल्प लेकर के उतरूंगा। मैं कोई अतिशयोक्ति और अहंकार में बात नहीं करता हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने केवल मात्र मेरे कर्तव्य का निर्वहन किया। जब से राजनीतिक क्षेत्र में आया हूं तब से मैं पूर्ण प्रयास करता हूं, मेरा कर्तव्य क्या बनता है इस क्षेत्र में वो मुझे निभाना चाहिए।
चाहे आप पंचायती राज चुनाव देखें, चाहे तुरंत ही शीघ्र ही हमारे विधानसभा को बाद में लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस समय आप देखें, पंचायती राज चुनाव देखें, चाहे नगर पालिका चुनाव देखें, हमने केवल मात्र अपने कर्तव्य का निर्वहन किया कि मैं संत हूं, परंतु इस समय मेरी एक जिम्मेवारी, मेरा कर्तव्य, मेरा उत्तरदायित्व एक और बनता है, उसको मुझे कोशिश की कि मैं प्रत्येक ऐसे कार्यक्रम में प्रत्येक व्यक्ति से जा करके सीधा मिल करके उसके साथ मैं कैसे खड़ा रह सकता हूं और क्या कर सकता हूं, मेरी जितनी शक्ति थी, सामर्थ्य था, इस प्रकार मैंने प्रयास किया है। मुझे बहुत संतुष्टि है कि मैं ठीक ठाक मेरे जीवन को 4.5 साल के कार्यकाल को इस पथ पर सम विषम परिस्थितियों में भी भगवान की कृपा रही और हमारे संगठन का भी सहयोग रहा, स्थानीय कार्यकर्ताओं का, स्थानीय लोगों का, कि मेरा मनोबल वो बढ़ाती रही। मनोबल की आपने बात की, आप महज 863 वोटों से हारते हैं, ये एक हार बहुत बड़ी हार नहीं है। उस समय जो इंसान टूटता है, उस समय आप वापस उभर के आए, तुरंत उभर के आए और आप जो है तहसील कार्यालय के आगे धरने पर बैठे, वो मनोबल कहाँ से आता है? देखिए, हम लोग, मेरा ऐसा है कि हम छोटे उद्देश्य के लिए राजनीति में आए नहीं है। मैं व्यक्तिशः मेरी राजनीति के लिए नहीं आया हूं और मैं न जीत रहा हूं न मैं हार रहा हूं। हम हैं, हम हमारे लिए आए हैं, मैं अकेला नहीं, हम सब लोग हैं और मनोबल वहीं से मिलता है। मैं तो अकेला आया था मठ से निकल करके, और क्योंकि उस समय अकेले व्यक्ति के साथ 82,000 लोग खड़े रहे थे ना, वही मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। जिनके मैंने चेहरे नहीं देखे, जिनसे मैं कभी मिला नहीं, जिनके मैं कभी काम भी नहीं आया, और मैं अचानक आया, मुझे मात्र 9 दिन मिले और 9 दिन के अंदर तकरीबन 300 किलोमीटर लंबी विधानसभा, राजनीतिक जानकारी, उस समय मेरे साथ जो भावनात्मक लोग जुड़े थे 82,000, वो मेरा मनोबल है। उनके तरफ देखता हूं कि मैं इनका हूं, ये मेरे हैं, मुझे हर प्रकार से खड़ा रहना, जीत हार पहलू है। अभी आप अपने आप को अगर 4.5 साल पहले जाके देखें तो आप अपने आप को कितना मजबूत मानते हैं राजनीतिक तौर पर? देखिए, राजनीतिक तौर पर क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है, मैं अपनी तुलना नहीं करूंगा, परंतु हमें हमारा कर्तव्य निर्वहन करना है। क्योंकि पिछली बार मैं इतना जानकार नहीं था, वो मुझे अनुभव जरूर हुआ है और बहुत सारे लोगों से रूबरू होने का, परिवारों से, ऐसे व्यक्तित्व के धनियों से जो उस समय मैं मिल नहीं पाया था, उनसे मिलने का, उनके विचार सुनने का, बहुत अच्छे राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव के लोग बैठे हैं, उनसे रूबरू होने का, हर क्षेत्र के विद्यार्थी से लेकर के प्रौढ़ व्यक्ति तक मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। किसान से माताएं बहनें मुझे ऐसी मिली जिनके अंदर बहुत राष्ट्रभक्ति है, तो वो मुझे एक अनुभव मिला। तो उससे मुझे लगता है कि मैं आया हूं तो मुझे संबल और साथ देने वाले मेरे विचारधाराओं के लोग बहुत हैं यहाँ पर। आपने कहा आप 4.5 सालों में मिले, नए नए लोगों से मिले, हर वर्ग के लोग से मिले, तो आपको क्षेत्र की समस्याओं के बारे में भी जानकारी होगी। तो अब की बार अगर बीजेपी पोखरण में जीत कर आती है तो वो क्या काम होंगे, वो 3 काम जो आपको लगते हैं कि सबसे प्रमुखता से पोखरण में होने चाहिए? सबसे बड़ी यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए जल को लेकर के काफी कुछ हमारा पोखरण क्षेत्र है जिसमें पानी की बड़ी समस्या, चाहे शहर हो और चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, वह जल की अभी तक समाधान नहीं हुआ। पिछले कितने वर्षों से हम प्रजातांत्रिक देश में रह रहे हैं, परंतु पोखरण क्षेत्र की समस्या पिछले 70 सालों से थी, ऐसी भी है। गांव ढाणियों में भयंकर ऐसी स्थिति है कि वहां जाते तो दुख और दर्द होता जब वो अपने अनुभव सुनाते, जबकि हम सब जानते हैं लगभग कि हमारी भौगोलिक परिस्थिति क्या है। पानी का टैंकर 1000-1500 रुपए में आ रहा है और गरीब आदमी की इकोनॉमी क्या, आय का स्रोत क्या है, वो पानी जल के बगैर रह नहीं सकता। तो पानी की सबसे बड़ी मूलभूत एक समस्या है, उसको हम भगवान की कृपा से मोदी जी ने बहुत अच्छी योजना बनाई है, जल जीवन मिशन, और ये सौभाग्य से कि हमारे कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री माननीय आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत इसके हैं और अच्छी योजना बनाई और राजस्थान को स्पेशल पैकेज भी दिया उन्होंने, क्योंकि वो यहाँ की एक एक नवज को जानते, एक एक परिस्थिति को जानते कि इस क्षेत्र की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थिति कैसी है, जहां जल पहुंचाने में क्या क्या समस्या आएगी। उन्होंने भरपूर कोशिश किया। मुझे विश्वास है 2024 तक लगभग इस केंद्र की योजना के आधार से जल की समस्या अधिकांश समाप्त हो जाएगी। कई योजनाओं से टांके बनाने की योजना रही है, पर कहीं कहीं वो फॉर्मेलिटी हुई है, बहुत बड़ा उसमें भ्रष्टाचार भी हुआ है,
परंतु वो एक पारंपरिक जल स्रोत जो है, जैसे तालाब है, कुएं है, बावड़ी है, हमारी प्राचीन पारंपरिक जल स्रोत है, वर्षा जल, वर्षा से, उसके लिए भी हम लोग प्राथमिकता में ध्यान रखेंगे। जैसे आने वाले समय में नहर को लेकर के भी है जी, नहर के लिए भी यहाँ योजना चल रही है, परंतु आकस्मिक कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए, शहर में पानी, सफाई के समय पानी बंद हो जाता है, गंदा पानी आता है, तो उसको लेकर के हम लोग सोचते हैं कि जैसे यहाँ डिग्गी बन भी रही है, तो इसको भी शुद्ध जल से कैसे बन करके 12 महीना का स्टोर हमारे आपातकालीन, यानी मान लीजिए नहर कहीं डैमेज भी हो जाए किसी कारण से, तो ये समस्या, जल जीवन है, तो जल के लिए प्राथमिकता रहेगी। दूसरी प्राथमिकता, जहां तक मैं समझ पाया हूं, कि हमारा भौगोलिक क्षेत्र और ये पोखरण एकदम सेंटर प्लेस लगता है मुझे, बीकानेर का, जोधपुर का, जैसलमेर का और बाड़मेर का, लगभग 4-5 जिलों को मिला करके एक बहुत अच्छी जगह पोखरण की स्थिति है, और पोखरण ये भौगोलिक दृष्टि से अच्छी जगह स्थापित किया हुआ है, अच्छी जगह एक शहर और ये विधानसभा है। यहाँ शिक्षा को लेकर के मुझे बहुत अच्छा संकेत और बहुत अच्छी लगी कि यहाँ एक बहुत बड़े तपस्वी संत, जिसने पोखरण ही नहीं पूरे विश्व के अंदर हम सबको बहुत बड़ा मार्गदर्शन दिया, सरदेव भादरिया महाराज जी। और भादरिया महाराज जी ने इस क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा काम किया है, नशा मुक्ति के लिए किया है और साथ साथ शिक्षा को लेकर के भी किया है जी, बिल्कुल। इतना बड़ा पुस्तकालय यहाँ बना के रखा, उसका उपयोग नहीं हो रहा है, भगवान करे समय मिला और सब कुछ ठीक रहा, तो मेरी मनसा है कि भादरिया के अंदर विश्वविद्यालय बनाना चाहिए, संस्कृत जो विश्वविद्यालय जी, जिसके अंदर हमारे सारे प्रकल्प हो, और भादरिया महाराज की विशेष जो इच्छा थी उसका विशेष अध्ययन किया जाए। और वहां मौका मिला तो मैं सबसे पहला काम करूंगा कि पश्चिमी राजस्थान का पोखरण के अंदर बहुत बड़ा अच्छा विश्वविद्यालय बनना चाहिए शिक्षा को लेकर के, और हम लोग यहाँ और भी करेंगे शिक्षाओं को लेकर के। जो पिछड़े गरीब बच्चे हैं, अब हर अभिभावक माता पिता चाहता है मेरा बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करे, पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको दूरस्थ भेजना पड़ता है, दूरस्थ भेजने के लिए उनके पास कोई सुविधा नहीं है। तो सरकारी योजनाओं के अंदर जो पारदर्शिता के साथ में अच्छी शिक्षा प्राथमिक स्कूल से भी अच्छी कैसे मिले, इसके लिए भी हम कोई न कोई भगवान की कृपा रही तो ये योजना भी करेंगे जी। जल और शिक्षा और उसके बाद में स्वास्थ्य को लेकर के भी अब थोड़ी परिस्थिति से देखें तो इतना बड़ा है, विधानसभा की एक जिले जितना क्षेत्र है इसके पास में, और चिकित्सा को लेकर के यदि तुलनात्मक है, जैसलमेर जिले का चिकित्सालय और पोखरण जिले का उप जिला चिकित्सालय, दोनों की सुविधाओं को देखते हैं तो बहुत बड़ा अंतर रहता है। और यहाँ का व्यक्ति मुंह उठा करके विवश होकर के जोधपुर जाने का प्रयास करते हैं, और तात्कालिक यदि जो चिकित्सा की प्राण बचाने की जो व्यवस्था है एकदम व्यवस्थित हो, जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में होती है ऐसी सरकारी हॉस्पिटल हो, इसका भी हम लोगों के अंदर ध्यान रहेगा। कुल मिलाकर के भगवान की कृपा से जनता की वो मूलभूत सुविधा है जिसके लिए जीवन आधार बनकर के हम जीवन सुखद जी सकते हैं, क्योंकि सारी आवश्यकताएं किसी की कभी पूरी होती नहीं है, और सारे काम कोई एक समाज, एक व्यक्ति और एक पार्टी करेगा भी नहीं तो पूरा भी नहीं होगा। आवश्यकताएं बढ़ती रहती हैं, आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं, पर जहां मूलभूत आवश्यकता उनके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे, और जनता के लिए जो जनता की मूल आवाज उठेगी कि हमारे लिए ये काम करना, उसके साथ में बैठ करके काम करने की योजना बनाएंगे। एक मैं बीच में और निवेदन कर रहा हूँ, मुझे एक थोड़ा सा परिसीमन को लेकर के बोलना है, क्योंकि जो परिसीमन हुआ है इस सत्ता के समय में, इस प्रशासन सरकार के समय में, वो एक विकृति और विसंगति से बहुत भरा पड़ा है। कुछ गांवों की रचना ऐसी हुई है जो गांव 25 किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर दूर है, और वहां जाना पड़ता है लोगों को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर। तो आप उनके बारे में सोचिए कि उनको कितना कष्ट हो रहा है। तो ग्राम पंचायतों का सरलीकरण किया जाए, और एक नया पैटर्न, मेरा ऐसा सुझाव रहेगा, हो सकता है इसमें सभी सोचेंगे, विचार करेंगे कि 3 प्रकार के ग्राम पंचायत की श्रेणी बना दी जाए, अब जो भी नाम दें, परंतु उसका ये करना चाहिए कि जो गांव बसा हुआ है उस गांव के साथ दूसरा गांव अटैचमेंट नहीं करना चाहिए। जो गांव जैसा है उसको यथावत रखते हुए उसी को ग्राम पंचायत का दर्जा दे देना चाहिए, दूसरा गांव उसके साथ सम्मिलित नहीं करना चाहिए, और यह बहुत सफलतम होगा। आपको करना क्या, बजट का ही है,
तो ए बी सी जितनी जनसंख्या उस आधार पर आप बजट दे दीजिए, बाकी मूलभूत सुविधा उस गांव को सब दे दीजिए, विद्यालय, ग्राम पंचायत, पटवार भवन, अन्य सभी दे दीजिए। तो वो गांव अपना आप अपना विकास करेगा और सुखद अपनी व्यवस्थाएं कर पाएगा। अब 25 किलोमीटर दूर जाकर के कैसे कराएगा अपना काम? छोटा मोटा काम पड़ता है, राशन का है, साइन का है, हस्ताक्षर करवाने का है, ग्राम पंचायत से संबंधित है, ग्राम सेवक से है, पटवारी से, सरपंच से, वो आगे कैसे जाएगा? और ये भौगोलिक परिस्थितियां, यहाँ हमारी सड़कें भी नहीं है, कितना उसको समय लगेगा। इसलिए मेरी ऐसी अवधारणा है कि भगवान करे सब अच्छा रहे, और सब अच्छा हुआ तो ग्राम पंचायतों का सरलीकरण हो, जो गांव जहां बसा हुआ है उसी गांव का सरपंच बने और वहां मूलभूत सुविधाएं सारी दी जाए। भले उसके लिए सरकार बजट छोटा बड़ा कैसा भी रखे, पर वो ग्राम पंचायतें अलग बननी चाहिए। बीजेपी में जो अब की बार है चुनाव का मुद्दा क्या रहने वाला है? एक प्रश्न इसके साथ मैं और ऐड करना चाहूंगा। बीजेपी में जाहिर तौर पर एक गुटबाजी देखने को मिल रही है। अभी तक जो है एमएलए का जो उम्मीदवार है तय नहीं हो पा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पार्टी वो है वहां बैठे हुए शीर्षस्थ बहुत बुद्धिमान, बहुत समर्पण भाव से चिंतन करते, वो व्यक्तिवाद का चिंतन नहीं करते और राष्ट्र का चिंतन करते हैं। और इस पार्टी की स्थापना भी राष्ट्र के लिए हुई है, इसलिए राष्ट्र के हितार्थ जो काम हो सकते हैं वही मुद्दे बनेंगे, विकास के मुद्दे बनेंगे, समरसता का मुद्दा बनेगा, और साथ ही साथ यहां जितनी विकृति और विसंगति बनी हुई है इस समय वो भी मुद्दा बनेगा। और किसी भी प्रकार का ये जो संदेश ऊहापोह में लेकर के कहीं खड़ा हो रहा है ये बिल्कुल नहीं रहेगा। एक सूत्र होकर के पार्टी, एक संगठित होकर के हमारे आदर्श पुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चल करके चुनाव लड़ेगी पार्टी। मतलब गुटबाजी नहीं रहेगी? नहीं, गुटबाजी कोई रहेगी नहीं, क्योंकि हम लोग क्यों करेंगे गुटबाजी? किस लिए आए? पार्टी का निर्माण क्यों हुआ? हम लोग पार्टी में आए क्या है, क्यों आए हैं? सेवा करने के लिए आए हैं ना। अवसर मिलता है, जहां आपको आदेश मिलता है उसकी पालना करिए, आपको तो सेवा करनी है। आपको जब सेवा करने का जो मौका देते हैं, जिस जगह भेजते हैं वहां सेवा ही तो करनी है आपको, करिए आप सेवा। आपके बारे में एक कहा जाता है कि आपके गुरु नहीं चाहते थे कि आप राजनीति में आए, इस बात में कितनी सच्चाई है? आज आप 24 न्यूज राजस्थान पे मैं ये कहता हूं, जो ये बातें करते हैं वो प्रमाण के साथ मेरे सामने या मीडिया के सामने आके कह दे कि मैं था और मेरे सामने गुरुजी ने ये कहा था। अफवाह कोई किसी के बारे में बना के फैला सकता है। कोई एक भी जो ये अफवाह इतनी ज्यादा फैला रखी है, 2 अफवाहें फैलाई हुई है। एक तो मैंने स्वयं ने सामने वाले प्रतिद्वंदी को आशीर्वाद दिया था कि जाओ आप जीतो, लड़ो। अच्छा। और एक गुरुजी को लेकर के कि गुरुजी ने ये कहा था कि राजनीतिक चुनाव आपको नहीं लड़ना है। प्रमाण है क्या किसी के पास? जी, मतलब ये पूर्णतः अफवाह है। बिल्कुल। एक भी आके कह दे कि मेरे सामने आप थे, बाप जी थे, मैं था, और ये कहा, कोई प्रमाण ही नहीं है। इसको क्या जोड़ तोड़ करके बात की जाती है? मैं आपको इसको स्पष्टीकरण कर दूं। पिछले चुनावों में देखिए, मेरा राष्ट्रीय चिंतन है और मेरे गुण में, स्वभाव में भगवान ने, प्रकृति ने सेवा के लिए बहुत ज्यादा यूं भावुकता के साथ में खड़ा रहने का स्वभाव बनाया है। कहीं भी कोई ऐसा लगता है तो मुझे लगता है कि मैं इसी के किसी के काम आ जाऊं। और मैं छोटा सा आपको निवेदन करूंगा, हो सकता है आपके ये प्रश्न आगे हो भी। मेरा सेवा इस माध्यम से सेवा करने का कि मैं अधिक से अधिक इस व्यक्तियों के साथ खड़ा रह करके सहयोग कर सकता हूं क्या? क्योंकि जब मैं विद्यालय में अध्ययन करता था तब भी हमारे विद्यालय में भी एक छात्राध्यक्ष होता था कि जो उनको आगेवान होकर के किसी की समस्याओं के लिए खड़ा रहे। तो मैं तब से शुरू करी हुई मेरी जीवन की विद्यालय की शिक्षा। आपकी बात, विद्यालय की शिक्षा मेरी तो 2-3 विद्यालय में हुई। बहुत रोचक घटना है, आपको तो मैं थोड़ा लंबा हो जाएगा। जी। मैं संत बना वो मैंने कई बार कहा है कि मेरी माता जी को रेबीज हो गया। रेबीज होने के बाद में डॉक्टरों ने मना कर दिया। फिर गुरुजी के पास गए। गुरुजी एक आध्यात्मिक पुरुष थे और त्रिकालदर्शी थे, योगी थे, उनका वचन सिद्ध थे। उन्होंने कहा चिंता मत, मैं माँ के पेट में था उस समय, गर्भ में 5-6 महीने का, तो हम दोनों की मृत्यु निश्चय थी। गुरुजी ने कहा, मेरे पिताजी की प्रार्थना से निवेदन किया, तो बोले कि आप चिंता मत करो और राष्ट्र धर्म का काम करेगा, तुम्हारा नाम करेगा, जाओ, कोई नहीं मरेगा। तो आज मैं सौभाग्य से आपके सामने बैठा और मेरी माता जी का भी स्वर्गवास हुआ। 105 वर्ष के हो गए। और तो मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि मैं 5 वर्ष का ही बाप जी के पास चला गया था। तो 5 वर्ष का बच्चा अपने माँ के और परिवार के साथ रहना चाहता, तब मैं जिद करके गया था कि मुझे बाप जी के पास जाना है।
मुझे गुरुजी के पास जाना। तब से गुरुजी के वहां रहते हुए मैंने प्राथमिक पाठशाला तारातरा में अध्ययन किया और मुझे अच्छे गुरुजन मिले उस समय के। तो मेरे आदर्श गुरुजन ज्ञान सिंह चौधरी थे, मुझे बहुत अच्छे संस्कार और शिक्षा और सब कुछ दिया। तब से मेरे जीवन में आदर्श लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद जी, ये सारे मेरे जीवन के उस समय आदर्श बने थे। और मैं एकदम ऐसे उस समय बाल अवस्था में भी रहता था, मैं इनके जैसा बनना चाहूंगा, मैं इनके बताए हुए मार्ग पर चलूंगा, जुनून था, खुमारी थी। और मैं जब तक वो छात्र रहा तो मैं वहां छात्रों का प्रतिनिधित्व मैं करता था। मेरी वहां अध्ययन काल में मैं विद्यालय में प्रथम आ गया, पूरे विद्यालय में। मेरे लिए वो यूनिवर्सिटी थी, मुझे क्या पता यूनिवर्सिटी का दायरा क्या होता है। जी तो तीसरी चौथी में मेरे लिए वो यूनिवर्सिटी थी। मैं प्रथम आया पूरे विद्यालय में। तो मेरे बड़े गुरु भाई जी ने जब जाकर के बधाई दी कि बाबू जी आपका शिष्य प्रथम आया पूरे विद्यालय में, तो मेरे बड़े गुरु भाई जी अभी भी बैठे हैं, उन्होंने एक ताना मारा कि नहीं मेरा नाम लाड में वैसे पप्पू कहते थे, मैं छोटा था, कि बाबू जी पप्पू इतना होशियार नहीं है, आपके डर से मार साहब फर्स्ट ले आए हैं। तो ऐसा तो मुझे बुरा लगा कि मैं आया हूं और ये ऐसा करे। फिर मुझे उन्होंने ताना मारा कि ये छोटी स्कूल है, इसमें प्रथम आया कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी स्कूल में प्रथम आता तो मानूंगा तो होशियार है। तो मैंने जिद की मैं बाजी बड़ी स्कूल में मुझे प्रवेश दें। तो तारातरा के पास में लीलसर उस समय सबसे बड़ा विद्यालय था, मेरा लीलसर में प्रवेश कराया। वहां जाते मैं वही छात्र प्रतिनिधित्व का फिर स्वभाव था ही, वहां जाकर के मैं छात्र प्रतिनिधित्व के लिए खड़ा हुआ और साथ ही साथ मैं वहां की परीक्षाएं जो हुई उसमें प्रथम आ गया। लीडरशिप का गुण आप में शुरू में अध्ययन और मेरा ये स्वभाव जो आज देख रहे हो, मैं बचपन से लेके ये मेरा स्वभाव बना हुआ है, गुरु कृपा से मैं मानता हूं। फिर वहां मैं प्रथम आ गया, ग्रामीण विद्यालय में प्रथम आ गया, जो बड़ा विद्यालय था। फिर वो बाप जी ने उन्होंने कहा कि जो अधिकारियों के और बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते वहां प्रथम आओ तो मानूंगा मैं। तो फिर मैंने जिद की, मैंने कहा बाप जी मुझे शहर में मुझे शहर में भेजा। तो मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला, अमोलक चंद जी सुथार बहुत अच्छे संस्कृत के शिक्षक थे और सूरदास थे, प्रज्ञा चक्षु थे। मैंने गया कक्षा में बैठा, उनको पता नहीं कि मैं कोई बाहर का विद्यार्थी आया, उन्होंने सोचा पूरी क्लास वही बैठी। तो प्रश्न जैसे पूछे मैं फटाक से उत्तर देने के लिए बोला, ये विद्यार्थी कहां से आया, कौन है? जबकि मेरे से पहले क्लास मॉनिटर और कोई था, एक शेख मोहम्मद ऐसा कोई नाम था, मैं नाम तो भूल गया पर था ऐसा। तो तुरंत उन्होंने कहा आज से क्लास का मॉनिटर ये होगा। तो वहां एक होता है विद्यार्थी काल में ईर्षा भाव, उस बच्चे को बुरा लगा कि ये आते क्लास का मॉनिटर बन गया। फिर उसी विद्यालय में मैं प्रथम आया पूरे। तब फिर मैंने कहा कि गुरुजी अब आप बताओ क्या? मैंने कहा मुझे गुरुकुल भेजो। तो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति भी मेरी वही रही जो प्राथमिक विद्यालय में रही। गुरुकुल में भी मैं छात्र नेता रहा। अच्छा। मैं तकरीबन मेरा गुरुकुलीय जीवन 13 वर्ष का रहा और इतना संयमित जीवन था। हमारे भोजन में ना नमक था, ना मिर्च थी, ना लहसुन, ना प्याज, मसाले के रूप में केवल हल्दी पड़ती थी। और संयम, योग, ब्रह्मचर्य इनका पालन करते हुए मैंने मेरे जीवन काल में कभी भी मुझे दंड नहीं मिला कि आपने अनुशासन तोड़ा है। गुरुकुल के गुरुकुल शिक्षा का गुरुकुल शिक्षा उनकी भी पृष्ठभूमि बताता हूं। गुरुकुल स्थापना करने वाले पूर्व में उनका नाम आचार्य भगवान देव जी था और भगत सिंह जी के मित्र टोली में से थे वो जी। भगत सिंह जी को फांसी हो गई और ये भूमिगत हो गए। सरदेव स्वामी ओमानंद जी नाम रखा बाद में, क्योंकि बाल विवाह भी हो चुका था। इन्होंने कहा मैं राष्ट्र के लिए अब विवाह नहीं रख सकता हूं। मैं उस माता जी को जाकर के प्रणाम किया और कहा मुझे आज्ञा दें, मैं राष्ट्र की सेवा करूंगा। उस माता जी ने भी कहा कि मैं भी दूसरा विवाह नहीं करूंगी, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि आप अपने जीवन में सफल हुए। और दोनों 94 और 96 वर्ष के होकर के स्वर्ग सिधारे। उन दोनों महापुरुषों का इतना था। तो स्वामी भगवान देव जी, स्वामी आचार्य ओमानंद जी सरस्वती ने स्थापित किया है गुरुकुल झज्जर में, हरियाणा में। क्योंकि उस समय वो तहसील थी, अब जिला है झज्जर हरियाणा का। और महाविद्यालय आर्ष महाविद्यालय गुरुकुल झज्जर। फिर वो मान्यता महर्षि दयानंद, क्योंकि ये क्रांतिकारी वर्ग से थे तो उनका अंग्रेजी से मोह नहीं था। उनका मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा मेरे विद्यालय में, ना अंग्रेजी खेल खिलाऊंगा। तो मान्यता के लिए विद्यालय ने, विश्वविद्यालय का भी आपको आंशिक थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो ये रहा। वहां यूनिवर्सिटी में मैं अपने जहां कक्षाएं थी उनमें प्रथम आने लगा। तो मेरे मित्रों ने कहा कि तू तो सन्यासी है, तो आपको डिग्रियां लेकर के क्या करोगे, गोल्ड मेडल ले हुए ये करोगे तो हमारे लिए थोड़ा अच्छा रहता, हमें नौकरी करनी है। तो मैंने कहा आपके लिए मैं परीक्षा छोड़ देता हूं, मैं ऐसे अध्ययन करूंगा।
तो मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया यूनिवर्सिटी के माध्यम से, और उसके बाद में मैंने अपने गुरुजनों के चरणों में बैठ करके संस्कृत का अध्ययन किया, संस्कृत व्याकरण और संस्कृत साहित्य का किया। साथ में मुझे मौका मिला तो मैंने कुछ पढ़ाया भी जी। तो ये मेरा कार्यकाल वहां का रहा। तो मैं विषय ये कह रहा था कि मेरा शुरू से स्वभाव था किसी की सेवा में काम आ जाऊं। तो मैं जब तक गुरुकुल झज्जर में रहा तब तक मैं छात्र नेता में ही रहा, 13 वर्ष तक अनवरत। और जब मैं निकला तो मैं भी रोया, हमारे विद्यार्थी भी रोए वहां के कि आप जा रहे हो। तो एक स्वभाव था। फिर यहाँ अपने क्षेत्र में आया तो मुझे कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं, तो मुझे राजनीति में नेता बनना ये मेरा जीवन का हिस्सा भी नहीं था, केवल सेवा प्रकल्प था। तुरंत आते ही बाड़मेर क्षेत्र गुरुजी पीछे आए स्वामी ओमानंद जी लेने के लिए। मुझे कहा हमारी इतनी बड़ी संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, आप जैसा योग्य विद्यार्थी चाहिए, मेरी संस्था को समय दो। तो हमने संकल्प लिया था, श्रावणी पर्व पर हमारे से संकल्प करवाते थे। गुरुजी का नियम था कि श्रावणी पर्व पर कोई न कोई विद्यार्थी खड़े होकर के राष्ट्र के लिए अपने जीवन को समर्पित करे, तभी गुरुजी भोजन करते थे, स्वामी ओमानंद जी। तो मुझे सौभाग्य मिला, मेरे मित्र सुखानंद जी महाराज, योगानंद जी, आनंद मित्र जी, मैं, हम चारों अलग अलग प्रदेशों के थे और चार उस समय हम खड़े हुए थे नैष्ठिक ब्रह्मचारी। हमने कहा कि हम अपने जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित करेंगे, हम विवाह या अपना व्यक्तिगत जीवन नहीं जिएंगे, हम राष्ट्र के लिए अपने जीवन को देंगे। अब राष्ट्र का जीवन राजनीति से भी संभव है। अभी क्या हुआ, फिर वो संकल्प लेकर के मैं तो वापस आ गया तारातम मठ, क्योंकि मेरे दीक्षा गुरु ये थे, विद्या गुरु वो थे। तो दीक्षा गुरु मेरे मोहनपुर जी बाप जी मेरे आध्यात्मिक गुरु थे, इनकी आज्ञा पालन करना, और उधर मेरी शिक्षा गुरु की आज्ञा का पालन करना। दोनों विषयों पर मैंने ध्यान दिया। वो गुरुजी आए कि तेरे जैसा योग्य विद्यार्थी मुझे चाहिए, बड़ी संस्था है, इसके समय दे। तो मैंने कहा, और आपने मुझे कहा कि आपने तो संकल्प दिया था कि राष्ट्र के लिए देंगे। तो मैंने कहा राष्ट्र के लिए तो दूंगा गुरुजी, पर जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरियसी, भगवान राम की वो पंक्तियां मुझे याद आई, न में रोचते स्वर्णमयी लंका, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी। मुझे आज्ञा दे, मैं मेरे क्षेत्र में सेवा का काम करूं। आपको बहुत योग्य विद्यार्थी मिल जाएंगे, पर मेरे क्षेत्र में मैं देखता हूं कितनी विषम परिस्थितियां खड़ी हैं। समरसता, छुआछूत, जातिवाद, एक भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, सेवा का प्रकल्प, इन सब में मुझे थोड़ा योगदान देता। तो मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया कि कर, और यहाँ आशीर्वाद मिला मोहनपुर जी का। आते मैंने सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में तारातम मठ की जितनी शाखाएं थी उनमें विद्यालय प्रारंभ करने का प्रयास किया। और सीमांत क्षेत्र में गडरा, मुनाबा, पांचला, रोहिणी, जो बिल्कुल बॉर्डर का एरिया है, वहां हमने आदरणीय खैरनार साहब, आपने नाम सुना हो, जो हमारी भारतीय एक बहुत बड़ी विभूति, उनके साथ मित्र भाव हो गया। उनके साथ बैठ करके हमने एकल विद्यालय प्रारंभ किए थे 13 जगह, जो से ये पूरे बॉर्डर एरिया में प्राथमिक तक शिक्षा। हाँ, वो एक हमारा अलग, मेरा खुद का सोच थी, मेरी खुद की थीम थी कि हम कोई विद्यालय नहीं खोलेंगे, विद्यालय में अध्ययन करने वाले बच्चों को हम हमारे पास 3 घंटे रखेंगे, प्रवेश वहां रहे, हम वो पढ़ाएंगे जो मूल आपका मजबूत हो जाए, आपकी नींव मजबूत हो जाए, शिक्षा, संस्कार, नैतिकता, आपका जनरल नॉलेज और भाषाएं कुछ, वो हम। और हमने उसके लिए एक बहुत छोटा सा शुल्क रखा था, 1 रुपया 1 दिन का, और वो भी हम नहीं लेंगे, वो रुपया जो दोगे हम पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा करके जमा करेंगे। 12 महीना तक उस विद्यालय को सारी व्यवस्था उन बच्चों के लिए हम देंगे। अभी भी उस नहीं, वो हम नहीं चला पाए, क्योंकि मैं उसको व्यवस्थित नहीं कर पाया, मेरी कमी माने या समय नहीं दे पाया। परंतु मैंने आते ही सबसे पहले बिल्कुल दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र, नाम जो मैं नाम बोला हूं, कभी नेट पर जाके सर्च करना कि वो गांव कहां बसे हुए, बिल्कुल पाकिस्तान सीमा पर है, गांव कोई सुविधा नहीं है, उनमें जाकर के हम विद्यालय शुरू किए। दूसरी, हमारा क्षेत्र है जो गो आधारित है, पशु आधारित है, और सबसे ज्यादा गो अभ्यारण्य और गायें हमारी यहाँ की सबसे विश्व प्रसिद्ध गायें थार पारकर हमारे क्षेत्र की। तो हमने दूसरा काम लिया कि गाय मर रही है, अकाल पड़ते हैं, सुविधाएं नहीं मिलती है, चारा नहीं आता है, तो हम लोगों ने मिल करके पथवेड़ा महाराज जी का सहयोग लिया, अन्य कई जनसेवा समितियां थी, उन गो प्रेमी जितनी संस्था, उनका सहयोग लेकर के पूरे बॉर्डर के अंदर, पूरे बाड़मेर क्षेत्र के अंदर ने अकालों के दिनों में हमने सबसे प्राथमिक काम दिया, गायों का प्राण बचाए और शिविर खोलने शुरू किए। एकदम दीवानगी के साथ हम लगे थे गाय गौ सेवा में। और मुझे तत्कालीन कलेक्टर साहब कहते थे कि महाराज जी, मैं एक जिला कलेक्टर हूं और आप एक संत हो, आपका मेरे से ज्यादा दौरा होता है, गाड़ी घूमती है। और आज भी मुझे लोग कहते हैं, यहाँ के लोग, कि महाराज जी आप प्रतिदिन इतने घूमते हो कि शायद कोई नहीं घूमता। मैंने कहा मेरे स्वभाव में है, मैं एक एक पल मेरे लिए नहीं करना चाहता हूं, मैं कितनों के लिए काम आ सकता हूं। आज नहीं, इतिहास रिकॉर्ड देखना, आज से 30 साल पहले भी प्रतापपुरी इसी प्रकार करता था, आज भी इसी प्रकार कर रहा है, कोई परिवर्तन नहीं किया।
उम्र में आ सकता है परिवर्तन हुआ होगा, पर मेरी क्रिया में, मेरे स्वभाव में, मेरे काम में कोई परिवर्तन नहीं किया मैंने। वही भाव से काम करता हूं, सेवा के भाव से। गौ सेवा की, शिक्षा के लिए किए, संस्कारों के लिए किए, नशा मुक्ति के लिए किया, भयंकर शिविर लगाए हमने, बहुत बड़े उद्बोधन दिए, लोगों के अंदर एक वातावरण बनाया कि नशे से हमारी युवा पीढ़ी खत्म हो रही है, उनका जो यौवन खत्म हो रहा है, वो एक बहुत प्रेरणाप्रद काम रहा। फिर हमने पर्यावरण को लेकर के किया, फिर तालाबों को बचाने का काम किया। कुल मिलाकर के ये जीवन है जो सेवा के लिए समर्पित होकर के हम लगे हुए हैं। राजनीति को हम लोग अलग दूषित राजनीति या दूसरी दृष्टि से नहीं देखते हैं। राजनीति केवल सेवा का आधार है, इसको सेवा का आधार रखें आप। राजनीति को व्यापार का आधार ना बनाए। राजनीति, आप सौभाग्यशाली हो कि आपको राजनीति मिले और आप सेवा करें, अपने लिए नहीं। राजनीति को अपने जीवन का आधार मत बनाना, तभी हम लोग अपने जीवन को सफल कर लेंगे और हम अमर हो जाए। व्यापारीकरण में ले आए, अपने लिए ले आए, परिवार के लिए सोचने लगे तो परिवार तो सारा हमारा परिवार, संत का तो सारा परिवार होता। संत का कौन सा एक परिवार? संत और देवता ना एक जाति के हैं ना एक जगह के होते हैं। संत और देवता सार्वभौमिक और सबके होते हैं। हम उस भाव से लगे हुए हैं। अयम निजा परोवेती गन्ना लघु चेतसा। मुझे सौभाग्य मिला, मेरा प्रारंभ था कि मैं पोकरण के बीच में आया। पोकरण के लोगों ने मुझे बहुत प्रेम दिया, सबने दिया। हर प्रकार के वर्ग के लोगों ने आज मुझे देखा है, समझा है। मैं उनके निकट गया, वो मेरे निकट आया है। मुझे लगता है कि मुझे मौका देंगे तो मैं अपने जीवन को और ज्यादा सेवा करके अपने जीवन को धन्य मानूंगा, क्योंकि क्षणभंगुर शरीर है। मनुष्य का शरीर केवल मात्र सेवा के लिए बना है। पेट भरने के लिए अपने लिए बना होता तो हम भी दूसरे प्राणियों की तरह अपना पेट बिना हाथ भर सकते थे। हमारी जो रचना भगवान ने हाथ दिए, कर दिए, न कर जा कुछ करके आ, परमार्थ कर, सेवा कर। एक ही धुन और एक ही लगा है। मुझे आशा और विश्वास है कि आपके माध्यम से भी काफी लोग हमारे साथ में इस कारवां में खड़े होंगे। राष्ट्र स्वरूप्रिय है और भारत इस समय विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है और महाशक्ति भी बन रहा है। हमारी अपनी भूमिका तय करनी है कि हम चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है। हाँ, हम अपने निहित स्वार्थों का, छोटे छोटे स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए हम किन के साथ खड़े रहे? राष्ट्र के साथ खड़े रहे या एक व्यक्ति विशेष के साथ, एक व्यक्ति परिवार के साथ खड़े रहे? हमें आने वाली पीढ़ियां याद करेगी कि उस समय हम कहाँ खड़े थे, क्या हमने निर्णय लिए थे। और आइए हम सब लोग क्षेत्र के विकास में, राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र कोई एक भूमि नहीं है, राष्ट्र पर बसने वाले समस्त नागरिक। हाँ, राष्ट्र क्षेत्रों से बना है, गांव गाड़ियों से बना है। राष्ट्र में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सुखी होगा तब राष्ट्र संपन्न और सुखी माना जाएगा। और हमारी आध्यात्मिकता में एक थ्योरी है कि सर्व सुखी किसको माना, सबसे ज्यादा सुखी किसको मानता है। उसमें एक उत्तर दिया कि जिसका पड़ोसी भी सुखी हो उसको पूर्ण सुखी कहा जाएगा। जी बिल्कुल। यदि पड़ोसी, परिवार, बहन बेटी भी दुखी है और खुद बहुत संपन्न है, बहुत सुखी है, तो वो सुखी नहीं माना जाएगा। केवल आप अपना सुख मानकर मेरा घर अच्छा, मेरे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, मुझे सब कुछ सुविधा मिली, मैं सुखी हूं, नहीं। आप तो तब सुखी होंगे, आप बहन बेटी, आपके समाज के और आपके पड़ोसी भी सुखी हो, तब आप सुखी हो। हम तो वो चाहते हैं मेरा देश आगे बढ़े, देश के प्रत्येक नागरिक एकदम ऐसा माने कि भारत के अंदर बहुत कुछ है, तो सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी। मैं जो संत के नाते मेरे इस क्षेत्र में मेरी भूमिका निभाऊंगा, आपको अपनी भूमिका निभानी, कहाँ हमें खड़ा रहना हमें तय करना है। तो ये थे महंत प्रतापपुरी। इन्होंने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। मेरा नाम कुलदीप है, आप 24 न्यूज़ स्थान देख रहे हैं। शुक्रिया।